डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा, जैसा कि आप जानते हैं, हमने 10th क्लास के अंदर जो सिलेबस है, जो कंप्लीट साइंस सिलेबस है, उसकी की हुई है। और जिसके अंदर हम हर चैप्टर है उसको डिटेल में पढ़ते आ रहे हैं। और इसी सीरीज में हम जो चैप्टर 5 है, लाइव प्रोसेस, न्यू एनसीईआरटी के बेस पे, तो उसका आज हम पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम जो 4 पार्ट है वो इसके डिस्कस कर चुके हैं, और इन सभी पार्ट आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर क्या पढ़ा था, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। न्यूट्रिशन और इट्स टाइप हमने पढ़े थे। उसके बाद पार्ट 2 के अंदर हमने क्या पढ़ा था, में पार्ट 2 की बात करें, इसके अंदर हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस या फिर न्यूट्रिशन इन प्लांट से रिलेटेड पढ़ा था। पार्ट थर्ड के अंदर जो डिस्कशन था वो था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम। और पार्ट थर्ड सॉरी, और पार्ट 4 के अंदर हमने क्या पढ़ा था, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम। और आज जो हमारा पार्ट 5 है, इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस तरीके से ये चैप्टर है आपको, हालांकि काफ़ी लेंथी चैप्टर रहता है और बहुत ही ज़्यादा ये स्कोरिंग चैप्टर भी रहता है। सबसे ज़्यादा बायोलॉजी सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन भी इसी चैप्टर में से बनते हैं। और आज हम मेनली डिस्कस करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो शुरुआत में इसका क्या कर लेते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन है वो समझ लेते हैं। जैसे नाम में ही दिया हुआ है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, सर्कुलेशन वर्ड सर्कल से निकला है। और सर्कल क्या होता है, यदि हम बात करें तो कोई भी एक साइकिल पूरा कर लेती है कोई प्रोसेस, या फिर कोई भी एक फिगर है, जैसे मैथ के अंदर पढ़ते हैं, जो कंप्लीट क्या है, जहाँ से शुरू होती है वहीं पे आके एंड हो जाती है, कंप्लीट सर्कल को हम बोलते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड के बारे में पढ़ते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम में। वो क्या करता है, लंग्स से ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन को कैरी करेगा और क्या करेगा, हार्ट के जरिए टिश्यू में पहुंचा देता है, और टिश्यू से वापस क्या करेगा, फिर लंग्स के पास लेके आता है। इस तरीके से जो ब्लड है वो क्या रहता है हमारी बॉडी में, करता है किसमें, एक साइकिल में, एक सर्कल में फ्लो। हम बोल सकते हैं फ्लो ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी फ्रॉम फ्रॉम या फिर बिटवीन, हम लिख सकते हैं वर्ड बिटवीन लंग्स एंड टू। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था कि जो हमारी एयर है वो है रेस्पिरेटरी ट्रैक के जरिए, और वो लंग्स में पहुंच जाती है एलोलर रीजन में। एलोलाई से वो ऑक्सीजनेटेड जो ऑक्सीजन है उसको हम क्या करेंगे, ब्लड के जरिए सेल के हर, मतलब हर बॉडी के हर पार्ट में उसको पहुंचाया जाता है। तो वो पहुंचाने का काम है, जैसे यहाँ पे आपको बताया है लंग्स हैं, और यहाँ पे क्या है, टिश्यू है। इस तरीके से जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता रहता है इन दो ऑर्गन्स के बीच में। या टिश्यू तो हालांकि बहुत सारी हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो एक इंटरकनेक्शन है लंग्स और टिश्यू के बीच में, और बीच में क्या जाता है, हार्ट है, जो क्या करता है, ब्लड को फ्लो करने में प्रेशर बिल्डअप करता है। तो सर्कुलेशन मेनली समझ में आना चाहिए किससे रिलेटेड वर्ड है, सर्कल से है। और सर्कुलेशन की यदि हम बात करें, सर्कुलेशन कई टाइप का होता है, जैसे सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन के बाद एक रहता है सेमी डबल सर्कुलेशन, और एक हो जाता है फिर डबल सर्कुलेशन। इस तरीके से 3 टाइप का होता है सर्कुलेशन। सिंगल किस में देखा जाता है, जब हम हार्ट की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हार्ट में जो चैम्बर्स हैं, मेनली हार्ट के जो चैम्बर्स हैं उनके नंबर के बेस पे ही सर्कुलेशन डिसाइड किया जाता है किस टाइप का होगा। जैसे हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट भी होता है, चैम्बर्ड हार्ट है वो भी होता है। इसके अलावा 3 चैम्बर्ड हार्ट है वो भी है, और 4 चैम्बर हार्ट। 4 चैम्बर हार्ट ह्यूमंस में मिलता है, बर्ड्स में मिलता है। जबकि 3 चैम्बर्ड हार्ट है वो किसमें मिलता है, खासकर रेप्टाइल्स में मिलता है, रेप्टाइल्स में। लेकिन क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है। और 2 चैम्बर, चैम्बर मीन्स जैसे हार्ट में हम 4 चैम्बर पढ़ेंगे आज की स्ट्रक्चर में,
तो दो ही चैम्बर होते हैं किसमें, फीसिस। तो इनमें क्या होता है, जब ये सर्कुलेशन होता है ना लंग्स और टिश्यू के बीच में, इन ऑर्गेनिजम्स में, टू चैम्बर वाले में, ये सर्कुलेशन के टाइम हार्ट में से ब्लड एक ही बार पास होता है। क्या करेगा, जैसे हार्ट में से ब्लड आया और वो किसके पास चला गया, लंग्स के पास, या फिर जैसे फीसिस के अंदर हम गिल्स की बात करते हैं, गिल्स के पास, वहां से ऑक्सीजन उठाई और वो टिश्यू के अंदर चला गया, तो दोबारा नहीं आएगा हार्ट में एक सर्कुलेशन के टाइम। तो पासिंग ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट वन टाइम ड्यूरिंग ए कंप्लीट साइकिल को बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। सेमी डबल सर्कुलेशन किस में देखा जाता है, या फिर हाफ डबल सर्कुलेशन भी बोल देते हैं, वो मिलता है थ्री चैम्बर्ड हार्ट वाले ऑर्गेनिजम्स में। इनमें होता है थ्री चैम्बर मीन्स टू एट्रियम होते हैं इनके अंदर, और जबकि सिंगल वेंट्रिकल होता है। और ये तीन चैम्बर होने की वजह से क्या है, हार्ट में से ब्लड है वो जरूर पास करता है, वो सेपरेटली, तो वो मिक्स के पास होता है, मिक्स्ड ब्लड है वो सर्कुलेट होता है इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इसलिए उसको सेमी डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। डबल में तो नाम में ही पता लग रहा है, जैसे हमारे अंदर भी होता है ये, और टॉपिक भी रहता है ये इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको बताया जा रहा है आपको। हार्ट में क्या होता है, जो ब्लड है वो टू टाइम्स पास होता है, ये सिंगल सर्कुलेशन, मतलब लंग्स से वो टिश्यू में गया और टिश्यू से वापस लंग्स में गया ना, तो टू टाइम्स, एक बारी तो वो टिश्यू की तरफ जाते टाइम और एक बार टिश्यू से तरफ जाते टाइम, टू टाइम्स पास होता है, तो हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो ये डेफिनेशन है सर्कुलेशन से बेस पे। इसके अलावा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम ये दो टाइप का भी होता है, इस बेस पे, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन एंड क्लोज्ड टू टाइप्स में सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है। ओपन का बोलेंगे जब ब्लड है बॉडी में फ्रीली फ्लो करता है, कहीं भी मूव करता रहता है, उसको बोलते हैं, ये हमारा क्या रहता है, विदाउट ब्लड वेसल्स हम बोल सकते हैं, विदाउट ब्लड वेसल्स, जो ब्लड है वो फ्लो करता रहता है बॉडी में क्या है, जो ब्लड है वो फिक्स्ड ट्रैक से ही या फिक्स हमारे स्पेस से ही फ्लो करता है, इनके अंदर हम बोल सकते हैं विद ब्लड वेसल्स होती, ब्लड वेसल्स में से ही ब्लड फ्लो करता है, बाहर नहीं निकलता। तो ह्यूमन के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पाया जाता है। इसके अलावा ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन है वो भी मिलता है। नेक्स्ट हम एक फ्लो चार्ट है वो समझ लेते हैं। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या क्या उसके कंपोनेंट होते हैं। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी के हम कंपोनेंट समझेंगे फ्लो चार्ट से, फिर उनको एक्सप्लेन करेंगे एक एक को। सबसे पहले जैसे बात करते हैं हम मेनली सर्कुलेटरी सिस्टम के कितने कंपोनेंट रहते हैं, थ्री, जिसके अंदर एक आता है ब्लड, जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। इसके अलावा ब्लड जिनमें से फ्लो करता है वो बोलते हैं ब्लड वेसल्स, और एक हमारा ऑर्गन रहता है तो क्या रहेगा, हार्ट। तो रहेगा हार्ट। मेनली हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन का काम करता है। तो ब्लड के बारे में हम समझ लेते हैं, और ब्लड का थोड़ा सा आइडिया लेंगे फ्लो चार्ट के बेस पे, इसके बारे में डिटेल है और नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो ब्लड है, इसमें मेनली यदि हम कंपोनेंट्स की बात करें, टू कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें एक तो रहता है प्लाज्मा और दूसरा रहता है फॉर्मिंग एलिमेंट्स। फॉर्मिंग एलिमेंट्स या फॉर्मिंग एलिमेंट्स के अलावा इनको क्या बोल सकते हैं, ब्लड सेल्स भी बोला जाता है, ब्लड सेल्स प्रेजेंट। प्लाज्मा में क्या क्या कंपोजिशन है, मेनली तो इसके अंदर होता है वाटर, 92% वाटर रहता है, 92। इसके अलावा डिजोल्ड गैसेज होती हैं, डिजोल्ड गैसेज के अलावा हार्मोन्स वगैरह होते हैं, वेस्टेज होता है इसके पास, वेस्टेजेस वगैरह है, एक्सक्रीटरी वेस्ट वो प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स वगैरह हैं वो भी प्रेजेंट। और लगभग प्लाज्मा की बात करें तो ये लगभग कितना रहता है, 55% आसपास है वो रहता है, जबकि फॉर्मिंग एलिमेंट है वो लगभग 45 के आसपास रहते हैं। और जिसमें 45 में मैक्सिमम पार्ट किसका रहता है, हमारी एक स्पेशल सेल होती हैं, कौन सी, यदि हम सेल्स की बात करें, आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, और तीसरी सेल्स होती हैं प्लेटलेट्स। नाइन्थ में भी आप इनके बारे में थोड़ा आइडिया ले लेते हो। आरबीसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रेड इन कलर होती हैं,
और इनके पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से ये रेड इन कलर होती हैं। इनका कलर नहीं होता, ये कलरलेस होती हैं। और ये क्या है, इनके हालांकि फंक्शन हम पढ़ेंगे भी, इसमें काम करती हैं, ये ब्लड क्लोटिंग में काम करेंगे। अब ब्लड वेसल्स को समझ लेते हैं। ब्लड वेसल्स बात करें तो ये 3 टाइप की हैं, वो देखी जाती हैं। कौन कौन सी हैं? आर्टरीज, आर्टरीज के बाद वेन्स, और एक होती है कैपिलरी। के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, इनके डिफरेंसेस हैं वो समझेंगे। इसके अलावा जो हार्ट है, हार्ट के भी कंपोनेंट्स हैं वो डिटेल से समझे जाएंगे। हालांकि आर्टरीज हैं ये 2 टाइप की होती हैं, कि तो नॉर्मल आर्टरी और एक होती हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी, ये वर्ड लंग से रिलेटेड यूज किया जाता है। इसके अलावा ये भी है जो वो 2 रहती हैं, हम बात करें, ये भी पल्मोनरी वेन्स होते हैं और नॉर्मल वेन्स। कैपिलरीज का ऐसे कोई टाइप नहीं होता। हार्ट की बात करें तो हार्ट के अंदर भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे हार्ट के अंदर होते हैं चैम्बर्स, 4 चैम्बर्स होते हैं, वो देखेंगे हम डिटेल में। इसके अलावा वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट में। इसके अलावा कुछ ब्लड वेसल्स जो जुड़ी हुई होती हैं, ब्लड वेसल्स एसोसिएटेड विद हार्ट। हालांकि ब्लड वेसल्स ये पूरी बॉडी में होती हैं, लेकिन हार्ट के पास आके कौन कौन सी ब्लड वेसल्स जुड़ती हैं वो भी हम समझेंगे, एसोसिएटेड विद हार्ट। इस तरीके से हमारा फ्लो चार्ट बनता है, और इन्हीं को हमने डिटेल में समझना है। और सबसे पहले हम फर्स्ट कंपोनेंट है वो ब्लड पढ़ लेते हैं। ब्लड क्या होता है? एक फ्लूइड कनेक्टिव, 9th में पढ़ी थी हमने डेफिनेशन। फ्लूइड कनेक्टिविटी है, कनेक्टिव क्यों? क्योंकि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, ऑर्गन्स के बीच में एक कनेक्शन का काम करता है। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इन डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स या टिश्यूज पार्ट्स भी आप लिख सकते हैं। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बीच में मटेरियल्स का, अलग अलग मटेरियल जैसे गैसेज है, न्यूट्रिएंट्स है, उनका ट्रांसपोर्ट करता है। इसके यदि हम अभी बात की थी हमने कंपोनेंट्स की बात करें तो क्या होते हैं? मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा के बारे में आपको इतना याद रखना है, मैक्सिमम वाटर होता है इसके अंदर, 92% वाटर है। इसके अलावा कुछ क्या है इसके अंदर? डिजोल्ड और सस्पेंडेड मटेरियल्स। कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं या तो इसके अंदर घुले हुए मिलेंगे, जैसे CO2 है वो घुली हुई मिलती है, या फिर सस्पेंडेड का मतलब इसके अंदर ऐसे ही बिखरे हुए होते हैं। इसके अलावा ब्लड सेल्स जो हमने पढ़ी हैं उनके हम फंक्शन समझेंगे बस इसमें। और इसमें क्या क्या आती हैं? आरबीसी, आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन होता है जो किसके ट्रांसपोर्ट में मदद करता है? मेनली ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। और गैसेज में भी सबसे ज़्यादा O2 के लिए ये मेन रोल प्ले करता है। सेकंड है WBC, और WBC क्या है? वाइट ब्लड या कलरलेस होती हैं, ये हमने देख लिया कलरलेस है। मेनली फंक्शन क्या है इसका? इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करती, इम्यून सिस्टम में है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, हमारी बॉडी की आर्मी होती है। कोई भी बैक्टीरिया वायरस बाहर से एंटर करता है तो ये किल कर देती है। थर्ड क्या आ जाता है हमारा? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स की बात करें तो ये किस में काम करती हैं? ब्लड क्लोटिंग में काम करती है। ब्लड क्लोटिंग तब एट इंजरी साइट, इंजरी के टाइम पे ये ब्लड क्लोटिंग में मदद करेंगी। नंबर का बात करें तो इन दोनों का रेशियो आपसे पूछ लिया जाता है कितनी कितनी रहती हैं। ज़्यादातर तो आरबीसी होती हैं, और आरबीसी की इतनी ज़्यादा होती हैं कि हमारा ब्लड रेड दिखाई देता है इन्हीं आरबीसी की वजह से। तो इनका रेशियो पूछ लिया जाता है। यदि 600 आरबीसी हैं तो उसके आसपास क्या मिलती है? 1 WBC मिलती, 600 टाइम्स ज़्यादा होती हैं ये ब्लड सेल्स। इसके अलावा जो प्लेटलेट्स हैं इनका नंबर लगभग कितना रहता है? 4.5 लाख के आसपास रहता है, 4.5 से 5 लाख के आसपास पर क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ ब्लड। तो पर मतलब एक इतनी सी अमाउंट के अंदर काफ़ी सारा नंबर है वो देखा जाता है। की बात करें तो ये लगभग 50 से 55 लाख तक रहती हैं हमारी
ये आरबीसी। और यदि डब्ल्यूबीसी की बात करें, डब्ल्यूबीसी का नंबर 5 to 7,000 के आसपास, थाउजेंड्स में है, जबकि ये लैक्स में। तो डब्ल्यूबीसी तो काफ़ी कम नंबर में प्रेजेंट होती हैं, ज़्यादा नंबर किसका रहता है, आरबीसी का होता है। और इनके फंक्शन आपको मेनली इंपॉर्टेंट याद रखने, जो ब्लड है यही फ्लो करता है सर्कुलेटरी सिस्टम में और मेन कंपोनेंट होता है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। और ब्लड वेसल्स 3 बताई है मैंने, जिसमें अर्टरी और वेन्स के बारे में तो हम पढ़ेंगे डिफरेंस, और जो कैपिलरीज है इसको हम अलग से डिफाइन करें। कैपिलरी और अर्टरीज, वेन्स, इनकी हम एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो समझेंगे। हालांकि हम क्या पढ़ते हैं ज़्यादातर, जो अर्टरीज हैं वो हम ज़्यादा ये पढ़ते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन ऑक्सीजनेशन या डीऑक्सीजनेशन के बेस पे ये डेफिनेशन करेक्ट नहीं है। ये क्या होती हैं, ये वो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हर्ट। हर्ट से जो दूर लेके जाती है ना ब्लड, उसको हम अर्टरीज बोलते हैं। इसका अपोजिट होता है वेन्स। ये क्या करती हैं, कैरी ब्लड वार्ड्स हर्ट, वार्ड्स हर्ट, ये हर्ट की तरफ लेके आती हैं। हम जब फंक्शन समझेंगे वर्किंग हर्ट की, तब भी ये समझ में आ जाएगा आपको आइडिया। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट क्या है, ये मोस्टली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ज़्यादातर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। जबकि ये क्या करती हैं, ये मोस्टली डीऑक्सीजनेटेड को कैरी करेंगी। लेकिन इसका एक बट, यदि हमारी पल्मोनरी आर्टरी की हम बात करें, पल्मोनरी आर्टरी ये क्या करती है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैरी करती है। जबकि ये क्या करेंगी, मोस्टली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसे भी लिख दिया जाता है इसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वाइल पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इस कॉन्सेप्ट को भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसी से हम अच्छे से समझ सकते हैं वेन्स वर्ड क्यों यूज। यदि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही थी, फिर नाम बदलने की, ये नाम हम अर्टरी और वीन एक्सचेंज भी तो कर सकते थे, लेकिन ये नाम है हम वीन और अर्टरी एज इट इज यूज करते हैं, वो इन्हीं के बेस पे है। वर्किंग समझेंगे जब हम हर्ट की, तब समझ में आएंगी ये पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी अर्टरी को क्यों बोलते हैं। इनकी यदि लोकेशन की बात करें बॉडी में, दीज आर लोकेटेड डीप इन द बॉडी पार्ट्स, ये बॉडी पार्ट्स के अंदर डीपली प्रेजेंट होती हैं। जैसे हम हाथ पे भी देखें तो ज़्यादातर क्या है, ये वेन्स ही हैं, सरफेस पे रहती हैं। ये इसकी बात करें तो हम क्या हैं, ये दीज आर प्रेजेंट, दीज आर प्रेजेंट ऑन द, या फिर ऑन की बजाय हम नियर वर्ड है वो ज़्यादा करेक्ट रहेगा, नियर द सरफेस ऑफ बॉडी पार्ट्स, पार्ट्स, तो बॉडी पार्ट्स के पास वो ज़्यादा प्रेजेंट रहती हैं, सरफेस पे ज़्यादा रहती हैं, ये सरफेस के थोड़ा सा अंदर होती हैं। और उसके बाद और भी काफ़ी पॉइंट हैं, वो हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हम अर्टरी की बात करते रहें। और पॉइंट क्या है, इनका जो कलर है, ईयर कलर रेडिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके होने की वजह से रेडिश कलर की होती हैं। इनका कलर क्या होता है, कलर इज ब्लूइश ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन कलर होता है ड्यू टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन। और डिफरेंस ये हो गया। उसके बाद और डिफरेंस क्या रहेगा, ये हम बात करें आर्टरीज की, तो इनकी जो ल्यूमन है, ल्यूमन या फिर इनकी जो वाल की बात करेंगे पहले हम, डियर वाल ऑफ, डियर वाल ही बात करेंगे। डियर वाल इज
की जो वाल है वो थिक होती है। जब हम बात करें, इनको कट करके देखें ट्रांसवर्सली, तो कुछ ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर है वो दिखेगी। और ये वाला जो पार्ट है ये वाल है, ये वाल है इनकी थिक होती है, जबकि यार वाल की वाल है वो थिन। कैसे, यदि हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ऐसे दिखा। और ये वाली जो वाल है ये काफ़ी थिन। उसके बाद अगला पॉइंट इसी में से बनेगा, जो ये अंदर का स्पेस है जिसमें से ब्लड फ्लो करता है, इसको ल्यूमन बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं दियर ल्यूमन नैरो, का जो ल्यूमन है वो नैरो रहता है, और इनका जो ल्यूमन है वो क्या रहेगा, दियर वाइडर। का जो ल्यूमन है, इंटरनल स्पेस है जो बीच में, वो ज़्यादा वाइडर रहता है। उसके बाद और क्या पॉइंट हम पढ़ेंगे इसमें, वो रहता है वाल्व्स। वाल्व्स आर absent, इनके अंदर वाल्व्स हैं वो नहीं मिलते हैं। वाल्व हैं तो ब्लड वेसल्स हैं इनकी वाल के अंदर ही, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो डायरेक्शनली फ्लो करता है, बैक फ्लो करने से रोकते हैं। और इनके पास वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, दे कंटेन वाल्व्स। वाल्व्स के बारे में हम और इम्पोर्टेंट में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर में भी वहीं पे देखेंगे। इसके अलावा इसके अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो किसकी वजह से करता है, प्रेशर से। ब्लड फ्लो विद प्रेशर से फ्लो होता है, इनके अंदर ब्लड है जो, और इनके अंदर है प्रेशर ऑफ ब्लड इज वेरी लो, में प्रेशर है जो ब्लड का वो बड़ा ही कम रहता है। इस तरीके के पॉइंट रहते हैं वीन्स में। और यदि आपसे एक पूछा जाए कि आर्टरीज क्या है, तो आप आर्टरीज के पॉइंट है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये देखें हमने लगभग इतने पॉइंट, 3 पॉइंट तो किए थे, और 5 पॉइंट, 8 पॉइंट हैं हर एक के, हमने वो डिस्कस कर लिए। इस तरीके से और भी पॉइंट है वो आप कहीं से आपको मिलता है भाई, एक एक के अंदर कोई चीज़ प्रेजेंट है दूसरी के अंदर नहीं है। और ज़्यादातर हम ब्लड प्रेशर मापते हैं ना, ब्लड प्रेशर जो भी मापा जाता है वो भी हम किससे मापते हैं, आर्टरीज से मापते हैं। और वीन्स के अंदर क्या होते हैं, ज़्यादातर इंजेक्शन वगैरह हम वीन्स के अंदर करते हैं, तो इंट्रावीन्स इंजेक्शन बोला जाता है। इस तरीके से जो आपको आर्टरीज और वीन्स की क्लियरिटी यहाँ पे दी गई है। ऐसे ही जैसे कैपिलरीज का मैंने पोर्शन छोड़ा था, ये क्या होती हैं, ये कोई अलग से वेसल्स नहीं होती। ये जब भी हमारी बॉडी के अंदर किसी भी टिश्यू में या फिर लंग्स में जब भी कोई आर्टरी पहुंचती है, जैसे कोई ये आर्टरी है, ये ट्यूब है, ये पहुंची है, तो टिश्यू में जाके क्या हो जाती है, ये डिवाइड हो जाती है इस तरीके से। इसमें से काफ़ी सारी ट्यूब्स जाती हैं, ऐसी ट्यूब हैं वो निकल जाएंगी, ताकि क्या उसके जो टिश्यू हैं उसके अंदर जो सेल्स हैं उनके पास जो मटेरियल लेके आया ब्लड उसको डिफ्यूज किया जा सके। और उसके बाद जैसे ही ये फिर ट्यूब्स आपस में मिल जाती हैं तो हमारी क्या बन जाती है, वेन बन जाती है। तो आर्टरीज क्या होती हैं, ये कुछ स्ट्रक्चर्स या ट्यूब्स हमने पढ़ी हैं, वो जब डिवाइड हो जाती हैं कैपिलरीज में, और जो कैपिलरीज ज्वाइन हो जाती हैं तो वो बना लेती हैं वेन्स बना। यहाँ से कलर है वो हमको रेडिश दिखाई देता है, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ज़्यादातर। और यहाँ से बस पल्मोनरी के केस में अपोजिट हो जाता है, और यहाँ से क्या है, ब्लड का कलर है वो ब्लूइश ग्रीन दिखाई देता है, क्योंकि के अंदर CO2, क्योंकि जो टिश्यू है, टिश्यू के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा होता है, हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन में, तो उसमें क्या है, CO2 बनती रहती है, और CO2 ब्लड के अंदर आके आगे पहुंचती रहती है, वेन्स हैं वो हार्ट के पास लेके चली जाती है। तो इस तरीके से जो कैपिलरीज हैं ये क्या होती हैं मेनली, यदि हम डेफिनेशन की बात करें कैपिलरीज क्या रहेगी, अलग से डेफिनेशन बता देता हूँ। कैपिलरीज, कैपिलरीज क्या है, इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स formed by division of arteries, the tissue और लंग्स। लंग्स के अंदर भी स्पेशली एलोलाई के अंदर जब हमारी आर्टरीज पहुंचती हैं वो डिवाइड हो जाती हैं थिन ट्यूब्स में। और ये ट्यूब्स कैसी होती हैं, वन सेल लेयर
होती हैं। हालांकि थिक वर्ड यूज कर लिया जाता है इसके लिए, लेकिन वो इतनी ज़्यादा पतली होती हैं कि इनकी जो वाल है, यदि हम वाल को देखें कितनी बारीक होती हैं, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो 1 सेल लेयर थिक होती है, एक ही सेल होती है बस बीच में, और इतनी ज़्यादा पतली हैं कि इसमें से जब ब्लड है हमारा कई बार क्या कर जाता है, लीक आउट कर जाता है। और पूरा ब्लड नहीं, खासकर जो प्लाज्मा है वो लीक आउट कर जाता है। जो प्लाज्मा इसमें से लीक आउट कर जाता है सेल्स के बीच में से या सेल्स के जरिए, वही हमारा लिम्फ बनाता है। लिम्फ को पढ़ते हैं ना, वो कोई अलग चीज़ नहीं है, वो प्लाज्मा की वजह से ही बनता है। जब कैपिलरीज में वो लीक आउट हो जाता है, थोड़ा सा आइडिया उसका भी लेंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ये क्या है, 1 सेल लेयर थिक होती हैं। और क्या काम करती हैं मेनली, डिफ्यूजन का इसी जगह से होता है डिफ्यूजन। मतलब जो मटेरियल्स जाते हैं ना, जैसे जो हम वेन्स वगैरह देखते हैं हमारे हाथों पे उभरी हुई, तो उनके जरिए डायरेक्ट डिफ्यूजन नहीं हो सकता, वो काफ़ी मोटी होती हैं। तो डिफ्यूजन करने के लिए इनको क्या है, आर्टरीज को या वीन्स को डिवाइड होना पड़ता है, और खासकर आर्टरीज हैं वो डिवाइड होती हैं। और फिर डिवाइड होने के बाद जब कैपिलरीज मिलती हैं तो वो वेन्स बना लेती हैं। तो ये की खास बात रहती हैं। और कैपिलरीज अलग अलग जगह पे है, जैसे लंग्स के अंदर भी होती हैं कैपिलरीज, टिश्यू के अंदर भी होती हैं। लंग्स के अंदर हमने पढ़ा था एक्सटर्नल ब्रीदिंग में रोल प्ले करती हैं, एक्सटर्नल ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। और जब ये टिश्यू और के बीच में रहती हैं, ब्लड के बीच में, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं, तो क्या बोला जाता है फिर, वहाँ पे ये इंटरनल ब्रीदिंग में रोल प्ले करती है। इससे पहले के जो पार्ट्स हैं वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तभी आगे के पार्ट समझ में आते हैं, तो उनको भी आप जरूर देखते चलें। ये कैपिलरीज था। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं ब्लड प्रेशर का कॉन्सेप्ट। तो ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा आइडिया आपको अभी दिया भी था मैंने, क्या रहता है। तो जो हमारी अर्टरीज हैं उसमें ब्लड है वो प्रेशर से फ्लो करता है। तो हम बोल सकते हैं क्या रहता है, ये प्रेशर exerted exerted by on the blood vessels। और मेनली इस ब्लड वेसल्स पे ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करता है ये अर्टरीज को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और ये ब्लड प्रेशर के दो फॉर्म रहती हैं। एक तो रहता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक। डायस्टोलिक, सिस्टोलिक का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो वो क्या करता है, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, और जितना भी ब्लड था उसका आर्टरीज में प्रेशर से फ्लो करता है। दो प्रेशर है ना, इसकी वजह से बोल सकते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उस केस में जो प्रेशर एग्जर्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। और उस केस में जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है। और जब इसको मेजर करते हैं हम एक डिवाइस से, और डिवाइस का नाम भी लिख देता हूँ, काफ़ी लंबी स्पेलिंग रहती है वैसे, डी गमो मैनोमीटर, वो मैनोमीटर तोड़ के पढ़ सकते हो आप, डी मो मैनोमीटर। इस तरीके से क्या है, एक डिवाइस होती है जो डॉक्टर है वो यूज करता है इसको। और आज के टाइम तो डिजिटल भी आने लगी हैं। पहले क्या था, एक वो पट्टी सी बांध के और उसके बाद हवा है वो भरी जाती थी, और उससे फिर स्टेथोस्कोप से आवाज़ें सुनी जाती है। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, ये वैल्यू जब हम मेजर करते हैं तो कितनी आती है, 120 मिलीमीटर Hg। Hg का मतलब होता है मरकरी। जैसे टेम्परेचर मापते हैं ना, मरकरी का लेवल बढ़ता है मिलीमीटर में, ऐसे ही डिग्री सेल्सियस में बढ़ता है, हम बोलते हैं उसको। और यहाँ पे मिलीमीटर में रीडिंग लिखी होती है, तो वो प्रेशर बढ़ता है उसके अंदर, 120 तक जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक प्रेशर क्या रहता है, डायस्टोलिक ड्यू टू बोल सकते हैं प्रेशर exerted by blood due to relaxation of heart। हार्ट क्या करता है फिर, रिलैक्स भी करता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया फिर वो फैलता है, और फैलेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। और ये प्रेशर कितना सो होता है, 80 मरकरी। हालांकि जो मापा जाता है ना, ये जैसे स्पिगमोमेनोमीटर जब हम करते हैं तो उसमें साउंड यूज की जाती है। जैसे एक बार तो क्या करते हैं, उसको हवा पुश कर करके बिल्कुल ब्लो कर दिया जाता है आर्टरीज को, और ब्लड फ्लो है आगे रुक जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेथोस्कोप से यहाँ पे इस रीजन में हम क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप रख के साउंड सुनते हैं।
अपनी एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। तो साउंड सुनी जाती है, और जब वो साउंड आना शुरू होती है, जैसे हार्ट बीट की साउंड होती है, ऐसी ही साउंड है वो ब्लड फ्लो की आना शुरू हो जाती है। तो उस केस में हम जो रीडिंग देखते हैं, प्रेशर है वो डिक्रीज करना पड़ता है साथ साथ में। जैसे जो वो प्रेशर से हमने ब्लो किया था ना, उसके अंदर पट्टी के अंदर हवा ब्लो की थी, वो प्रेशर हम आराम आराम से कम करते रहेंगे वाल्व को खोल के। और जब से उसकी जो आवाज़ है स्टेथोस्कोप से सुननी शुरू होएगी, प्रेशर कम होता रहेगा। एक बार तो प्रेशर 180 तक लेके चले जाएंगे हम, 180 160 तक। के बाद क्या है, फिर 120 तक आते आते हमको साउंड सुनाई देती है ब्लड फ्लो की। मतलब उस प्रेशर तक ब्लड में इतनी पावर आ चुकी है कि वो फ्लो होना शुरू हो चुका है। और वो कितनी वैल्यू रहती है, 120 के आसपास आके हमको पहले आवाज़ है वो ब्लड फ्लो की सुनाई देती है। और जब ये आवाज़ आनी बंद हो जाती है, तो जैसे हम प्रेशर को डिक्रीज करते रहते हैं, 110 पे आएगा, फिर 100 पे आएगा, फिर 90 पे, तो लगभग 80 पे आते ही हमको स्टेथोस्कोप से आवाज़ आनी बंद हो जाती है। तो इस रीडिंग को हम ऐसे भी लिखते हैं, ब्लड प्रेशर यदि आपसे पूछते हैं 120/80 mm Hg। ये कौन सा होता है, सिस्टोलिक प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, और ये होता है डायस्टोलिक प्रेशर। और मापा किससे जाता है, स्पिग्मोमैनोमीटर। तो इस तरीके से आपको ये दो रीडिंग याद रखनी है। और इसके अंदर कुछ कंडीशन आ जाती हैं, वो कौन कौन सी आएंगी। एक तो रहती है हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन जिसको हम क्या बोलते हैं, हाई बीपी बोलते हैं, हाई बीपी। जब ये रीडिंग किससे ज़्यादा हो जाती है, हम बोल सकते हैं 120 से ज़्यादा आपको बीपी देखने को मिलता है, उस केस में हाइपरटेंशन, मतलब बीपी हाई हो जाता है। किसी डिजीज की वजह से भी शुगर वाले पेशेंट को हो जाता है, जैसे बोझ की अमाउंट बढ़ती है। तो ब्लड के अंदर जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है ना हमारा ब्लड में, बॉडी के अंदर, वो 5 to 5.5 लीटर के आसपास रहता है। मेल के अंदर ये लगभग 5.5 से 6 लीटर के आसपास रहता है। और जबकि फीमेल्स के अंदर क्या रहता है, ये 5 से 5.5 लीटर तक रहता है। तो इस तरीके से जो वॉल्यूम है इसकी, या तो इसका वॉल्यूम बढ़ना ब्लड का, या फिर इसकी डेंसिटी बढ़ना, उसकी वजह से क्या होता है, बीपी है वो हाई होने के चांसेस आते हैं। और एक रहता है लो बीपी, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन। अब इसमें क्या होएगा, हमारा जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। जैसे गर्मियों में हम पानी कम पीते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। और ये क्या है, फिर चक्कर वगैरह आने शुरू हो जाते हैं हमको। और चक्कर वगैरह आते हैं, बॉडी बेहोश हो जाती है, तो वो किसके सिम्टम्स रहते हैं, वो लो बीपी के होते हैं। और इस केस में हमारा बीपी है वो 80 वाली रेंज है ना, इससे क्या हो जाता है, और ज़्यादा कम हो जाता है, मतलब बोल सकते हैं हम 70 है, रेंज जाता है। जैसे हाई बीपी के अंदर रेंज क्या रहती है, जैसे ज़्यादा चला गया ना ये, 80 वाली रीडिंग है वो जैसे 100 पे चली जाती है, 100 से, और ऊपर वाली रीडिंग है वो 140 के आसपास जैसे इस तरीके जाती है। और इसके अंदर जो रीडिंग है वो क्या है, जैसे 70 से 110 के पास चली जाती है। तो एक रेंज में डिक्रीज हाइपोटेंशन में, और इंक्रीज करता है हाइपरटेंशन, हाइपर आर भी आएगा इसमें, हाइपरटेंशन। तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर का कॉन्सेप्ट रहता है। उसके बाद हम मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हार्ट, जिसके बगैर जो ब्लड है, इसके बारे में हम समझते हैं, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले डायग्राम से ही समझेंगे। सबसे पहले इसके पास क्या रहती हैं, प्रकार की दो ब्लड वेसल्स होती हैं, तो ब्लड को, खासकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को है वो लेके आती हैं। और उसके बाद इस साइड में भी दो ब्लड वेसल्स वो प्रेजेंट पेयर में रहती हैं ये। और यदि हम बात करें इन ब्लड वेसल्स का क्या नाम रहता है, तो हम बोलते हैं पीरियर वेना कावा, वेना कावा। क्या बोलेंगे हम, पीरियर वेना कावा। जैसे मैंने हार्ट की स्ट्रक्चर में फ्लो बताया था कि हम इसमें ब्लड वेसल्स पढ़ते हैं जो हार्ट के साथ आके जुड़ती हैं। तो इस स्ट्रक्चर में दो वेना कावा होती हैं। वेना कावा मतलब वीन्स, बड़ा वर्जन होता है वीन्स का। जब काफ़ी सारी आती हैं तो उस वेना कावा बोलते हैं। तो वेना कावा क्या करती है, इन्फीरियर मीन्स जो लोअर बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ से ब्लड है वो कैरी करती हैं। क्या बोल सकते हैं हम, ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट्स।
हार्ट बीच में प्रेजेंट होता है थोरेसिक कैविटी के मतलब बीच से वाले रीजन में, और इससे नीचे वाले भाग को हम लोअर बॉडी पार्ट्स बोलेंगे। यहाँ से ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड खासकर वो क्या है, वो इन्फीरियर वेना कावा लेके आती है, और हार्ट के ऊपर वाले जो भी पार्ट्स हैं उनसे जो ब्लड है वो कौन लेके आती है, सुपीरियर वेना कावा। बोल सकते हैं क्या करेगी, फ्रॉम अपर बॉडी। ये आपको इनका बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। अब जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें वर्किंग भी हम समझ रहे हैं, साथ साथ में स्ट्रक्चर भी समझ रहे हैं, दिया जाता है। और सबसे पहला चैम्बर है वो क्या रहेगा, यहाँ पे यदि हम बात करें ये वाले चैम्बर को हम क्या बोलेंगे, राइट एट्रियम। तो कईयों का कंफ्यूजन ये भी रहता है कि हालांकि जब हम लिखते हैं इस साइड में तो ये लेफ्ट हैंड है, लेकिन इसको राइट क्यों बोलते हैं। तो बायोलॉजी के अंदर जितनी भी हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, लंग्स किडनी वगैरह, जो साइड की जब भी बात आती है तो ऐसा इमेजिन करके समझा जाता है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, हार्ट का डायग्राम हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो मेरा हार्ट है उसकी जो राइट साइड है वो ये है। तो ऐसा माना जाता है कि सामने से लेटरल इन्वर्जन की बात यहाँ पे नहीं की जाती। जैसे मिरर में लेटरल इन्वर्जन देखने को मिलता है, साइडें अपोजिट हो जाती हैं, तो यहाँ पे जैसे मेरा हार्ट की साइड ये राइट है, तो ऐसा ही मानते हैं कि हम कि जो सामने वाला इंसान है उसका हार्ट हम पढ़ रहे हैं, तो ये वाली साइड क्या है, राइट है उसकी, और को राइट एट्रियम बोलेंगे। और राइट एट्रियम में सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ जाता है यहाँ पे, तो एरो के निशान है, मान सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिलहाल। उसके बाद यहाँ पे एक नीचे एक चैम्बर है वो शुरू हो जाता है, के द्वारा चैम्बर शुरू होता है, एक वाल्व प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे हम मान सकते हैं में सेप्टम है एक, और तरीके से ये चैम्बर है जो दूसरा चैम्बर यदि मैंने ये बनाया है इसको हम क्या बोलेंगे, का नाम रहता है राइट वेंट्रिकल। और क्या होता है यहाँ पे भी फिर सेपरेशन है वो देखी जाती है सेपरेशन। और इस सेपरेशन के साथ साथ में यदि हम बात करें सेपरेशन के, जो इस सेपरेशन के साथ में एक ट्यूब है वो भी निकलती है नीचे वाले पार्ट से, तो राइट वेंट्रिकल से एक ट्यूब निकलती है, और ये ट्यूब है वो ऊपर की तरफ रहती है इस तरीके से, और आगे जाके वो दो हिस्सों में वो डिवाइड हो जाती है, दो हिस्सों में इस वाले पार्ट से निकल। और इस साइड की बात करें हम, साइड में भी ऐसे ही एक यहाँ से स्ट्रक्चर बनी थी, ये वाली जो वाल है ऊपर से तो पहुंच जाती है, और यहाँ से भी जो चैम्बर है हमारा इस साइड का भी, ये भी दो भागों में डिवाइड होता है, और किसके द्वारा डिवाइड होता है, यहाँ पे भी वाल्व आ जाते हैं। बात करें का एक वाल्व यहाँ पे है, और एक साइड है इसकी साइड में है, और यहाँ से भी एक ट्यूब निकलती है, से भी एक ट्यूब है वो निकलती है, और ये ट्यूब है जो हम मान सकते हैं, ये ट्यूब है जो इसको क्या बोलते हैं, एरोटा, एरोटा बोला जाता है। और यहाँ से काफ़ी सारी क्या है, काफ़ी आर्टरीज निकली हुई। अरोटा क्या है, वो बड़ी ट्यूब है जिससे क्या है काफ़ी सारी आर्टरीज निकली हुई होती हैं, और यहाँ पे भी हमारे दो चैम्बर हैं वो बन जाते हैं। इस चैम्बर को हम क्या बोलेंगे, की बात करें चैम्बर का नाम है हमारा लेफ्ट एट्रियम, और ये क्या है लेफ्ट वेंट्रिक, लेफ्ट वेंट्रिक। और जैसे वाल्व की बात कर रहा था मैं, बीच में जो सेपरेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल्व। और इसको बोलेंगे हम जो बीच में जो सेपरेशन है वेंट्रिकल्स और एट्रियम के बीच में लेफ्ट साइड में, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वाल्व। पहले हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ वाल्व्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और ऐसे ही वाल्व इस ट्यूब में भी प्रेजेंट होते हैं। तो इन वाल्व्स को भी एक नाम दिया जाता है, एक बात करें वाल्व्स का क्या नाम है, सेमी लूनार वाल्व बोलते हैं, सेमी लूनार वाल्व।
और जो ये ट्यूब है ये निकली है जैसे राइट वेंट्रिकल से जो ये ट्यूब गई है और आगे दो भाग में डिवाइड हुई है, ये भाग है इस जैसे यहाँ पे दिखाया जाता है। ये ट्यूब क्या है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, ये भी पल्मोनरी आर्टरी है। एक राइट लंग में चली जा, ये लेफ्ट लंग में चली जाती है, वो राइट लंग में चली जाती है, लंग्स भी दो है ना। इसी तरीके से जो ये ट्यूब्स हैं जो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा बनाई है या आई है अभी, इन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वर्ड आता है इससे रिलेटेड। और क्या है पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी मीन्स हार्ट से दूर ब्लड को लेके जा रही है, अवे फ्रॉम द हार्ट। और ये वीन्स, पल्मोनरी वीन्स इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये टुवार्ड्स द हार्ट है वो ब्लड को लेके आ रही हैं। और डायरेक्शन कैसे देखेंगे, जैसे अब इस चैम्बर में क्या है, वो हार्ट के अंदर है, ब्लड को ले लिया जाता है किसके द्वारा, इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा है ना, ब्लड यहाँ पे इकट्ठा कर देती है। जैसे ब्लड इकट्ठा होता है तो जो ये वाल्व है ना ये ओपन हो जाते हैं, और वाल्व ओपन होने से हमारा जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर आना शुरू हो जाता है। और जब वेंट्रिकल भर जाती है तो एक कॉन्ट्रैक्शन होती है एट्रियम पार्ट में, अपर चैम्बर में एक कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिस कॉन्ट्रैक्शन से जो थोड़ा सा ब्लड है ना वो और ज़्यादा इसके अंदर आ जाता है। और प्रेशर से ब्लड यहाँ पे जब आता है और ये बैक प्रेशर जब लगाता है तो ये वाल्व बंद हो जाते हैं। उसके बाद ये मैकेनिज्म भी हम साथ साथ में पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर में मेनली ये पॉइंट ही सुबह को क्या बोला जाता है। तो इसके बाद जैसे ही यहाँ पे ब्लड इकट्ठा होता है तो हमारी वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो ब्लड है वो इस डायरेक्शन में तो जा नहीं सकता क्योंकि वाल्व हैं इस तरीके से होते हैं, ऐसे वी शेप्ड में, तो ब्लड है इनमें से ऊपर जा सकता है, जैसे इसकी बात करें तो ये इस तरीके से है, तो नीचे जा सकता है, लेकिन जैसे नीचे से प्रेशर डालेंगे तो वो बंद हो जाते हैं, तो ये बंद हो जाता है। लेकिन जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा ये वाले वाल्व की डायरेक्शन देख सकते हो आप, जो ब्लड है वो यहाँ से बढ़ जाता है ऊपर की, और कहाँ चला जाता है, लंग्स। और इसकी बात करें तो ये कौन सा ब्लड लेके आई हूँ या वेना कावा, वेन से मिलके बनी है, तो जितना भी जो ब्लू कलर मैंने दिखाया है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा यहाँ तक पहुंचा है। अब ये लंग्स के पास जब जाएगा तो वहां से ऑक्सीजन लेके आएगा, और वो ब्लड कैसा होएगा, रेड इन कलर है वो हम मान सकते हैं, रेड इन कलर में वो ब्लड है, वो लंग्स से आएगा, कौन लेके आएंगे, पल्मोनरी वेन्स लेके आएंगे। तो यहाँ पे वेन्स है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई हैं। और क्यों बोला इनको वेन्स, क्योंकि ये टुवार्ड्स हार्ट लेके आई हुई हैं। जबकि इसको हमने आर्टरी क्यों नाम दिया है, क्योंकि अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जा रही है। ब्लड कौन सा है, ब्लू कलर की साइन मैंने दिखाया है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी की हुई है। अब जो ब्लड है वो इस चैम्बर में है वो इकट्ठा कर लिया जाएगा, और इस चैम्बर में जैसे इकट्ठा होगा प्रेशर से, ये जो हमारा बाइकस्पिड वाल्व है, ये वाल्व क्या है, सिंपली एक सेपरेशन है एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। और जैसे ही यहाँ पे क्या होएगा, ये प्रेशर से वाल्व ओपन हो जाएंगे और हमारा ब्लड है वो इस चैम्बर में आके इकट्ठा हो जाता है। और फिर जब थोड़ा सा प्रेशर से एट्रियम है, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करती है ना ऊपर वाला पार्ट, ऐसे ही ये भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक साथ ही कॉन्ट्रैक्शन होता है अपर चैम्बर में। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन इसमें होएगा तो इसमें भी जो हार्ट के अंदर जो ब्लड है उसको प्रेशर से इस वेंट्रिकल के अंदर भेज दिया जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और प्रेशर से आने जो वाल्व हैं वो जैसे ही ब्लड प्रेशर से आया और बैक जाने की कोशिश करेगा तो इस वाल्व को बंद कर देते, जो वेंट्रिकल्स हैं, या फिर जो ब्लड के प्रेशर की वजह से ये वाल्व बंद हो जाता है। और यहाँ पे जो भी ब्लड इकट्ठा हुआ है फिर वो क्या होएगा, के अंदर जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होएगा, जैसे इसमें बताया कि ये जो होती हैं की वजह से ब्लड ऊपर की तरफ चढ़ा था, इसमें जो वाल्व है ना इस के जरिए जो हमारी ये ट्यूब मैंने ब्लू कलर से दिखाई है, इसमें ब्लड फ्लो करता है, और ये ब्लड तरीके से आगे अरोटा के जरिए क्या होता है, डिफरेंट आर्टरीज में चला जाता है और बॉडी चला जाता है, फिर डिफरेंट टिश्यू को पहुंच जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर टिश्यू में जाएगा, ऑक्सीजन किसको दे देगा, CO2 उठाएगा, और CO2 वाला जो ब्लड है उसी को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वेन्स लेके आएंगी वेना कावा के जरिए अंदर हार्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हार्ट एक प्रकार के क्या कर रहा है, एक टिंकर का काम कर रहा है, दो भागों को जोड़ रहा है। ऊपर किसको ब्लड पहुंचा रहा है, ये को पहुंचा रहा है ऑक्सीजनेशन के लिए, किसके जरिए पहुंचा रहा है ये हम बात करें पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए, और उसके बाद वहां से फिर पल्मोनरी वेन्स के जरिए फिर टिश्यू के अंदर पहुंचाया जा रहा है ब्लड। और यहाँ पे यदि हम बात करें इसके अंदर ब्लड फ्लो की डायरेक्शन क्या रहती है वो समझ लेते हैं। जैसे बात की है हमने
मेनली जब आपसे डबल सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट पूछे तो आप एक नॉर्मल डायग्राम भी बना सकते हो, में हट के हमने दिखा दिए। और यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है, डिफरेंट इशू हो सकते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है। इसमें क्या होता है, हमने पढ़ा है जो टिश्यू है, टिश्यू के अंदर सेल्स हैं, सेल्स के अंदर क्या होता है, सिंपली रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था डिटेल में। रेस्पिरेशन में क्या देखा जाता है, रेस्पिरेशन में O2 तो यूज कर ली जाती है एंड CO2 है वो इसमें से निकलती है, के CO2 बनती है। तो जो ये O2 है वो तो लेके आई जाएगी इस रास्ते से, कलर है वो मैं ऐड ही दिखा देता हूँ। और जो CO2 वाला ब्लड है वो इस रास्ते से जाएगा। तो हम पढ़ लेते हैं पहले CO2 वाले ब्लड को। तो CO2 वाला ब्लड है वो वेन्स के जरिए, और कैसा ब्लड है ये, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वो किस पार्ट में पहुंचता है, राइट एट्रियम पार्ट में पहुंचता है, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा के जरिए। हम एक ही रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, दूसरी नहीं बना रहे, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जैसे ही ब्लड आएगा तो वो फिर किस में आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है फिर वो एक ट्यूब के जरिए लंग्स के पास चला जाता है, और ये ट्यूब का नाम क्या था, पल्मोनरी, पल्मोनरी अर्ट। और फिर क्या होएगा, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, से ऑक्सीजन ब्लड है आएगा, अब के अंदर लेके आया जाएगा। कलर है ये, कलर है आप डिस्कस। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में आएगा, अब राइट ये लेफ्ट एट्रियम में, एट्रियम में आता है। और लेफ्ट से फिर लेफ्ट वाली साइड में ही लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। फिर यहाँ से क्या है, हालांकि यदि हार्ट की रियल डायरेक्शन के हिसाब से बात करें फिर ये अपर की तरफ चढ़कर अरोटा के जरिए आता है। ठीक है, यदि हम ये मान लेते हैं फिर यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सी लाइन कहाँ पे जा रही है। यहीं से क्या है, हालांकि चलता है इस साइड से, तो इसकी डायरेक्शन रियल वाली ही दिखा देते हैं। इस तरीके से है जो अरोटा के जरिए वो क्या है, डिफरेंट पार्ट्स में कल हम लगा देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। इस तरीके से जो डायरेक्शन है वो फिर टिश्यू के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो चला जाता है। ये क्या है, हमारी अर्टरी है, और ये वाली स्ट्रक्चर यहाँ पे अरोटा है, अरोटा ये स्ट्रक्चर रहती है इस तरीके से। और जो ब्लड को लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के पास लेके आई है वो कौन सी थी, पल्मोनरी वेन्स थी, वेन। तो ये आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर डबल सर्कुलेशन है वो देखा जाता है। अब इसको डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बात भी की थी। अब जैसे मेन है लंग्स के पास आती है ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाना है, अल्टीमेट यही जो हम सर्कुलेशन में पढ़ते हैं। O2 है जो ये सेल्स के पास रेस्पिरेशन के टाइम यूज में आती है, इसको लंग्स से लेके आना होता है। और लंग्स से जब लेके आते हैं तो हार्ट में से पास होके निकलना पड़ता है सेल्स के पास या टिश्यू के पास जाने के लिए, ब्लड वेसल, ब्लड को हम बोल सकते हैं। ऐसे ही जब CO2 हमको बाहर निकालनी पड़ती है लंग्स से, उसको भी क्या करना पड़ता है, उसको भी हार्ट में से पास होना पड़ता है। मेन अल्टीमेट सर्कुलेशन का मेन इंपॉर्टेंट क्या है, लंग्स से टिश्यूज तक एक ये जो जर्नी है उसको बनाए रखना, ये जो एक्सचेंज करवाना। और लंग्स से टिश्यू, टिश्यू से लंग्स, एक सर्कल कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे हमने यहाँ से शुरू किया तो इस तरीके से एक सर्कल वहाँ से है। और इस एक कंप्लीट सर्कल में या फिर कंप्लीट साइकिल में, वन साइकिल में क्या होता है, पासिंग ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट कितने टाइम होता है, 2 टाइम्स। एक बार तो लंग्स की तरफ जाते टाइम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होता है, और एक टाइम आते टाइम। 2 बार की क्या जरूरत है, क्योंकि ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा फैली होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, लगभग 65,000 जो किलोमीटर्स हैं, कि यदि हम ब्लड वेसल्स को निकाल लें हमारी बॉडी से और उनको फैलाएं तो इतनी ज़्यादा किलोमीटर तक वो फैल जाती हैं। और इतने सारे ब्लड वेसल्स में से ब्लड को पहुंचाना बहुत ज़्यादा पावर जनरेशन का काम रहता है। और एक सिंगल
एक तो एक ट्यूब में हम सिंगल टाइम ही जोड़ दें हार्ट को बीच में, और एक डबल टाइम जोड़ दें, तो वो दो प्रेशर बिल्डअप करेगा ना, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा दोनों साइड में ही ब्लड है, जैसे इसमें ऊपर की तरफ चढ़ जाता है और इसमें नीचे की तरफ है वो उतर जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही जो प्रेशर है वो 2 टाइम्स लगता है हार्ट के अंदर। इसी के लिए डबल सर्कुलेशन कॉन्सेप्ट है वो यूज किया जाता है हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो यदि हम बात करें डायग्राम के अंदर ही एक सी बात, यदि ये वाल्स की बात करें, इनको क्या बोला जाता है, हार्ट वाल भी बोला जाता है। हार्ट वाल क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें, कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स जैसे 9th क्लास में पढ़ते हैं, ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती हैं। इसके अलावा जब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है ना, जैसे ये एट्रियम जब प्रेशर से ब्लड को नीचे एट्रियम वेंट्रिकल में पहुंचाती है, एक साथ ही जाता है, इस साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस साइड में आ जाएगा, इस साइड से ऑक्सीजनेटेड, तो जैसे प्रेशर से आएगा और ब्लड इनमें प्रेशर से बढ़ जाता है, वाल्व बंद होते हैं, बाइकस्पिड ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व एकदम से बंद होते हैं, और ये होते हैं बड़े वाल्व। इनके बंद होने की वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट की फर्स्ट साउंड। यहीं पे बात करें हार्ट की साउंड की, हार्ट के अंदर जो साउंड्स होती हैं उसको फर्स्ट साउंड को लब साउंड बोलते हैं, दूसरी वाली को डब साउंड, डब एंड डब साउंड। और इन्हीं को हम सुनते हैं किससे, स्टेथोस्कोप से। स्टेथोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे साउंड सुनी जाती है। तो लब साउंड है वो किसकी वजह से होती है, क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। जबकि ये साउंड है वो, ये इसकी बात करें तो ये थोड़ी क्या होती है, लाउडर हम बोल सकते हैं, और ये साउंड है वो थोड़ी धीमी होती है, और इसकी वजह से होती है ये ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनार वालो वालो। और सेमिलुनार वालो हमने किस स्ट्रक्चर में पढ़े थे, यहाँ पे हैं इस वेसल में, पुल्मोनरी आर्टरी में, और एरोटा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन होएगी तो ब्लड ऊपर तो चढ़ जाएगा, लेकिन जैसे ही रिलैक्स करेगा ये फैलता भी तो है ना, डायलेशन होती है, जिसकी वजह से क्या है फिर ब्लड है वो पीछे की तरफ ना आए, ये वाला बंद हो जाते हैं सेमिलुनार वाला, तो ये सेकंड साउंड है वो प्रोड्यूस करते हैं। साउंड से रिलेटेड भी आपसे पूछा जा सकता है, ये आपकी फर्स्ट साउंड होती है, फर्स्ट हर्ट साउंड इसको बोलते हैं, और ये सेकंड हर्ट साउंड है वो रहती है। उसके बाद एक और जो बात इसमें याद रखनी थी आपको, हर्ट के बाहर एक लेयर है वो प्रेजेंट रहती है, एक मेम्ब्रेन है वो हर्ट को ढके हुए रहती है, और उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं कार्डियक मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियक, पेरिकार्डियक मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियक, पेरी मतलब कवरिंग, कार्डियक में, कार्डियक हार्ट से रिलेटेड है, और इस मेम्ब्रेन और हार्ट के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है, तो हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियक, पेरिकार्डियक। ये कुछ आपको टर्म्स हैं वो या 1 मार्क क्वेश्चन आपको कंफ्यूज ना करें, इसलिए कोशिश की जाती है जितने वर्ड ध्यान में हैं आपको बताए जाएं, फिर भी यदि कोई छूट जाता है तो उसमें आप मिस्टेक ढूंढने की बजाय कोशिश करो कि वो आप अपनी नॉलेज में ऐड करो। तो ये वर्किंग ऑफ हार्ट हम यदि समझें तो सिंपली क्या था, तो पॉइंट है वो लिख सकते हो आप, पीरियर एंड यर पैना कावा ट्रांसफर, जो मैकेनिज्म हमने पढ़ा ना, किससे किस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करता है, तो वो वर्किंग ऑफ हार्ट में आ जाती है। ट्रांसफर दियर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में क्या है वो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ट्रांसफर कर देती है, या फिर इस पॉइंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, राइट कलेक्ट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ईयर एंड, उसके बाद क्या होएगा, देन राइट वेंट्रिकल या राइट एट्रियम भी लिखो, बस स्टेटमेंट का फर्क हो जाता है, राइट वेंट्रिकल ट्रांसफर दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है, किसके जरिए आ जाता है, थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राई वाल्व के जरिए जो ब्लड है वो किस में आ चुका है, राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद क्या होएगा, राइट वेंट्रिकल ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स टू पल्मोनरी
आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज इसके लिए भेजती है फॉर ऑक्सीजन, फॉर ऑक्सीजनेशन के लिए भेज देती है। फिर उसके बाद क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड इज नाउ कलेक्टेड इन लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम ट्यू, इसके जरिए पल्मोनरी वेन्स, वेन्स के जरिए है जो ब्लड है लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। और उसके बाद क्या होएगा, फिर बात करें, दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड देन ट्रांसफर्ड इनटू, इसमें हम ट्रांसफर कर दें लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, इसके जरिए आता है थ्रू, बात करें पॉइंट को आगे, बाइकस्पिड वालों। उसके बाद का पॉइंट था, उसके बाद क्या रहेगा, हम बात करें राइट लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, पार्ट्स अरोटा के जरिए क्या करता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पहुंचा देता है। तो ये स्टेप्स हैं, ये वर्किंग में आते हैं। आप एडिंग बना के भी लिख सकते हो। जैसे सबसे पहला जो हमारा पार्ट था वो क्या था, राइट, राइट एट्रियम। जैसे इसी के अंदर यदि हम पॉइंट के अंदर ही आपको एडिंग बताएं तो इसमें क्या रहेगी, जो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा है, ये हम क्या कर सकते हैं, राइट एट्रियम की एडिंग डाल सकते हैं। यदि स्ट्रक्चर पूछे तो स्ट्रक्चर में भी एडिंग चल जाएंगी, और वर्किंग पूछे तो क्या है, इसी तरीके से आप फ्लो है वो बता सकते हो किससे किस डायरेक्शन में गया है। उसके बाद क्या है, यदि हम बात करें राइट वेंट्रिकल की, यहाँ पे एडिंग डल सकती है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल वाले में 2 पॉइंट आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा लेफ्ट एट्रियम की हेडिंग डाल के आप कर सकते हो, क्योंकि हेडिंग बड़े क्वेश्चंस में आपको अच्छे मार्क्स दिला सकती है के कंपैरिजन में यदि आप पैसेज बना के लिखते हो। पैसेज बना के लिखने से आपके मार्किंग है वो देखने को मिल सकती। उसके बाद फिर क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल की हेडिंग है वो बन सकती है यहाँ से, और नेक्स्ट जो पॉइंट रहेंगे वो लेफ्ट वेंट्रिकल के रहेंगे। तो 4 चैम्बर का आपको इसमें जिक्र करना होता है। और इसके अलावा स्ट्रक्चर्स में आपको याद रखनी है कौन कौन सी तो ब्लड वेसल्स हैं वो हार्ट के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे इसमें हमने स्ट्रक्चर में देखा था, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, अरोटा, इसके अलावा वेना कावाज, ये ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट के साथ जुड़ी हुई हैं। और क्या काम करती हैं वो बता दिया है, सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा का काम देखा, अरोटा का हमने। इसके अलावा जितनी भी स्ट्रक्चर्स में मसल्स कैसी होती हैं हार्ट के अंदर, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती हैं, इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है उसके लिए भी एक छोटी सी बात है जो सीबीएसई एग्जाम में आपसे कई बार पूछ ली जाती है। तो यहाँ पे कुछ नोड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम ऐसे नोड बोलते हैं। ये करंट प्रोड्यूस करती है जिससे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हार्ट में। और ऐसे नोड से एवी नोड होता है एक, एवी नोड, उसके पास सिग्नल्स आते हैं। इस तरीके से यहाँ पे करंट के जो सिग्नल्स हैं वो एवी नोड्स के पास आते हैं। और एवी नोड्स के अलावा ये ऐसे नोड है वो एट्रियम में भी सिग्नल है वो पहुंचाती है करंट जैसा कॉन्ट्रैक्शन पर। और उसके बाद एवी नोड से फिर ये सिग्नल है वो पूरी के पूरी में हार्ट की वाल्स में पहुंच जाते हैं। तो ये थोड़ा इस चीज़ की बता रहा हूँ मैं। ये जो ऐसे नोड पेस मेकर भी इसको बोला जाता है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो एक पेस है, एक फ्लो है, वो बनाए रखता है ये। उसके बाद ये हार्ट से रिलेटेड था डिस्कशन। और जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक रहेगा वो थोड़ा लिम्फ के बारे में समझ लेते हैं। इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। हालांकि हमारा टॉपिक मैक्सिमम कवर हो चुका है, वीडियो लेंथ ही जरूर है लेकिन कॉन्सेप्ट आपकी कोशिश किए गए हैं मैक्सिमम। तो लिम्फ है जो, लिम्फ क्या था, हालांकि थोड़ा सा मैंने डिस्कशन कर लिया था कैसी स्ट्रक्चर होती है, कलर्ड फ्लूइड
प्रेजेंट बिटवीन सेल्स, सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है इन द, और टिश्यू के अंदर जितनी भी सेल्स है वहां पे फ्लूइड मिलता है। सेल्स के बीच में होने की वजह से इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं, और टिश्यू के अंदर होने की वजह से इसको टिश्यू फ्लूइड भी बोल सकते हैं। तो लिम्फ के यही, इसके अलावा होता क्या है, फॉर्मेशन कैसे होती है यदि हम बात करें, फॉर्मेशन कैसे होगी, जैसे बताया था ड्यू टू ब्लड प्रेशर इन कैपलरीज, कैपलरीज में ब्लड प्रेशर की वजह से जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा ऑफ ब्लड अलोंग विद ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स क्या होती हैं, डब्ल्यूबीसी के लिए नाम यूज है, ये भी आप ऐड कर लेना। आरबीसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स साइंटिफिक नाम है ये। डब्ल्यूबीसी के लिए हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। कई बार इन वर्ड से भी आपके साथ खेला जा सकता है पेपर में, तो ये याद रखना तो क्या बोलते हैं। तो जो ल्यूकोसाइट्स हैं और क्या है, ये मेनली डब्ल्यूबीसी, ये क्या हो जाती हैं, प्लाज्मा के साथ लीक आउट हो जाती हैं, लीक आउट एंड फिल्स बिटवीन सेल्स इन टिश्यू, टिश्यू के बीच में जो सेल्स है उनके अंदर ये भर जाता है। और जब ये ल्यूकोसाइट्स आती हैं, इनको एक स्पेशली नाम दे दिया जाता है, फिर ल्यूकोसाइट्स को अब नाम दिया जाता है लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फ बना लेती है ना, लिम्फ का कंपोनेंट हो जाती है। तो लिम्फोसाइट्स होती हैं दो टाइप की, टी लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फ, और इनके बारे में आप 12th में डिटेल में पढ़ते हो इम्यून सिस्टम में। टी मतलब थाइमस, मतलब बोन मैरो, ये डिपेंड करता है मैच्योर कहाँ पे होती है उस पे रहता है लिम्फोसाइट। मेनली आपको याद रखना है इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करती हैं, आर्मी का काम करती हैं, काम वही है, डब्ल्यूबीसी का ही काम करेंगी। तो यहाँ पे सिंपली आपको याद रखना है फॉर्मेशन कैसे होती है, किस लिम्फ की कैपिलरीज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा जो लिम्फ है वो कहाँ कहाँ फ्लो करता है, या फिर इसके जरिए फ्लो होता है, लिम्फ के डिफरेंट डिफरेंट, या लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें हम, लिम्फेटिक सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, जैसे लिम्फ हो गया एक तो यूडी है, इसके अलावा लिम्फ नोड्स होती हैं, नोड्स लिम्फ वेसल्स भी होती हैं। तो लिम्फ वेसल्स क्या होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो लिम्फ है जिन से फ्लो करता है, जो ट्यूब सी बनी हुई हैं तो हम ट्यूब्स को लिम्फ वेसल्स बोलते हैं। और जब जहाँ पे ये लिम्फ्स हैं, लिम्फ्स की वेसल्स हैं वो आपस में मिल जाती हैं काफ़ी सारी, तो वहाँ पे एक नोड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो है लिम्फ वेसल्स। ये क्या है, लिम्फ तरीके से। और लास्ट में जो ये लिम्फ है टिश्यूज के बीच में या फिर सेल्स के बीच में फ्लो करता करता लास्ट में लिम्फ वेसल्स के जरिए किसमें ड्रेन आउट हो जाता है, ड्रेन आउट का मतलब लास्ट में किसमें मिल जाता है, ये इनटू द ब्लड वेसल्स, वापस ब्लड वेसल्स में जाके ही मिल जाता है। और खास करके इनमें वेन्स में मिल जाता है, वेन्स के अंदर मिल जाता है। तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, फेट ऑफ लिम्फ, मतलब बनता कैसे है और इसका फाइनल में होता क्या है, फाइनल डेस्टिनी इसकी कहाँ पे होती है, ब्लड वेसल्स ही होती हैं, और ब्लड वेसल से ये निकलता है। तो इस तरीके से लिम्फ का हमने देख लिया फॉर्मेशन और किस किस फॉर्म में है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसके फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन क्या क्या रहते हैं। फंक्शन में एक तो ये मिडल मैन का काम करता है, मिडल मैन बिटवीन ब्लड एंड सेल्स, सेल्स और ब्लड के बीच में जो मटेरियल ना वो इसके सेल लिम्फ में छोड़ देती हैं जो इनको छोड़ना होता है, और ब्लड को जो मटेरियल सेल्स को देना है वो लिम्फ के अंदर छोड़ दिया जाता है, और लिम्फ से वो डिफ्यूज हो जाता है, डिफ्यूजन देखने को मिलती है ज़्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। तो मिडल मैन का काम करता है। इसके अलावा जो इसकी लिम्फोसाइट्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स होती हैं वो क्या करती हैं, हेल्प इम्यून सिस्टम में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, बैक्टीरिया वगैरह वायरस वगैरह उनको किल कर देती हैं। इसके अलावा लिम्फ का काम क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम,
ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन रखता है। यदि ज़्यादा तो वो क्या होता है, वो लिम्फ में कन्वर्ट हो जाता है, प्रेशर से वो लीक आउट हो जाता है, देता है। और वॉल्यूम को कंट्रोल कर रही है, इसका मतलब बीपी के कंट्रोल में भी इनका का रोल रहता है। इसके अलावा जो लिम्फ नोड्स होती हैं, यहाँ पे क्या रहता है, फाइट ऑफ रिएक्शन बिटवीन लिम्फोसाइट्स एंड फॉरेन मटेरियल। बॉडी में बाहर से कोई भी वायरस वगैरह है, वायरस बैक्टीरिया वगैरह यदि एंटर कर जाता है, और जैसे किसी भी भाग से एंटर करेगा तो वो लिम्फ में जाता है, और लिम्फ नोड के अंदर फिर क्या है, उसका इंटरेक्शन होता है किसके साथ, लिम्फोसाइट्स के साथ, और लिम्फोसाइट उनको किल करती हैं। तो इस तरीके से जो लिम्फ है ना, वो बॉडी के अंदर एक ट्रैफिकिंग का काम भी करता है, बोल सकते हैं ये ट्रैफिकिंग। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल, पेट्रोलिंग है सिटीज में, कोई भी जो ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जिसकी वजह से सोसाइटी को डैमेज हो उसके, ऐसे ही बॉडी के अंदर क्या करता है, लिम्फ हमारा हर सेल के बीचों बीच वो ट्रेड करता रहता है, जिसकी वजह से उसको कोई भी बैक्टीरिया या वायरस मिलता है तो उसको वो किल करता है, पकड़ पकड़ के मारता है। तो इस तरीके से जो लिम्फ है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है इम्यून में, और मिडल मैन का काम भी करता है। तो इस तरीके से हमने आज बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कस किए हैं। जो लेंथी होने का रीजन यही है कि ये टॉपिक है भी लेंथी, और इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं वो बनते हैं। तो लिम्फ और ब्लड हैं जो वो हम पढ़ सकते हैं इनको वेस्कुलर टिश्यू इन एनिमल्स। एनिमल के अंदर ये वेस्कुलर टाइप के, वेस्कुलर मीन्स जो किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे वेस्कुलर बंडल हम प्लांट में पढ़ते हैं, जाइलम फिलोएम, तो इनको वेस्कुलर टिश्यू भी बोला जाता है, ब्लड एंड लिम्फ। और लिम्फ का जो सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम हम बोलते हैं, और ये भी पूरी ब्लड, इसकी जो लिम्फ वेसल्स हैं पूरी बॉडी में फैली हुई होती है, और जैसे कि ब्लड वेसल्स हो। और काम है इसका, मेनली आपको बता दिया जाए तो मिडल मैन का काम है ये करता है। इस तरीके से हमने काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट है इस सेशन में कंप्लीट किए हैं। अगले सेशन रहेंगे जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट है वो पढ़ेंगे, इसके अलावा एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, खासकर ह्यूमन, और एक्सक्रीशन इन प्लांट, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस चैप्टर के बचे हुए हैं। और इन्हीं टॉपिक्स के लिए, अच्छे डिस्कशन के लिए आप चैनल के साथ कंटिन्यू रहें। और यदि आपको जो वीडियोस हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको होती है, और आपको मेहनत है वो सही लगती है, तो आप अपने दोस्तों तक भी ये कॉन्सेप्ट, ये जो एजुकेशन है वो पहुंचाने का काम कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।